चैप्टर नंबर 19 एटम्स में हमने लास्ट वीडियो में क्या रदरफोर्ड मॉडल जे थॉमसन मॉडल देखा था, है ना। नाउ रदरफोर्ड मॉडल में दो कहना चाहिए डिसएडवांटेज या कमियां थी, रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन थे। क्या लिमिटेशन थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं कहता था, है ना। और दूसरा चीज़ जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमको, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसके बारे में रदरफोर्ड मॉडल, है ना, डिस्क्राइब उसको नहीं कर पाया। तो बोर ने क्या किया, देखो, प्लांक की क्वांटम थ्योरी को इंक्लूड करके अपना नया मॉडल दिया जिसको हम बोर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं, और ये आज भी ये मॉडल सक्सेसफुल है ना। तो बोर ने क्या बोला कि जो उसने अपने पहले पॉइंट में ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी ऑर्बिट में घूमने की बजाय एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन इन डेफिनेट ऑर्बिट दे डू नॉट इमिट एनी एनर्जी। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि वो रोटेट करते हैं, और रोटेट अगर करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज करने से वो एक ना एक दिन आके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, है ना, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में की ऑर्बिटल में घूमते घूमते। तो पहला पॉइंट बोर का क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट ऑर्बिट रादर देन एनी ऑर्बिट एंड दे डू नॉट इमिट एनी एनर्जी ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन दीज फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है। फिर उसने अपने सेकेंड पॉइंट में ये बोला कि द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू रिवॉल्व only on those orbitals for which the angular momentum मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, और लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू v। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ h अपॉन 2 पाई वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट। तो ये उसका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में उसने ये बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है तो उस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रिलीज करता है, और जब लोअर टू हायर में जाता है तो उस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम nth orbital to pth orbital, then the difference of these two energy of these two orbital is equal to h nu given by this formula। and the final 4 point उसका क्या था कि necessary centripetal force revolve होने के लिए necessary centripetal force that is mv square upon r जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। जेड ई, है ना, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जो भी एटम है ये उसका एटॉमिक नंबर है, तो उतना पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस पर होगा, और इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर है ये। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट थे किसके, बोर के एटॉमिक मॉडल के। क्लियर। फिर इसी में देखना रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल के लिए अकॉर्डिंग टू बोर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, nth ऑर्बिटल की रेडियस कितनी होगी, तो है ना, तो सपोज एक एटम है हमारे पास जिसका एटॉमिक मास जेड है, तो इसके न्यूक्लियस पर जेड ई पॉजिटिव चार्ज होगा, और nth ऑर्बिटल की रेडियस आर है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m एंड इट इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेलोसिटी v। हाँ, तो बोर मॉडल का सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड टू रोटेट on those orbitals for which the angular momentum is equal to the integral factor of
h/2 ये बोर मॉडल का सेकेंड पॉइंट था। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल अगर हम ये देखें तो यहाँ से v की वैल्यू क्या मिलेगी, वेलोसिटी n इंटू h/2 इंटू m इंटू आर, इतनी वेलोसिटी मिलेगी। हाँ, अगेन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल फोर्थ पॉइंट क्या था, कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r ये किससे मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1/4πε0 ZE इंटू E/r²। यहाँ 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखोगे आप तो v² के कारण n² h²/4π² m² r² हो जाएगा ये। और ये ZE²/r बचेगा। क्लियर। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और 1r से 1r, 4 से 4 और 1 पाई से 1 पाई कैंसिल होने के बाद अगर हम रेडियस की वैल्यू निकालें तो यहाँ बचा है r का साइड चेंज करेंगे उधर, ε0 ऊपर आ जाएगा और z इंटू E² डाउन साइड आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, r इज इक्वल टू, ये r वहाँ चला गया तो r इज इक्वल टू यस ε0 इंटू n² h² अपॉन पाई m r z इंटू पाई m यहाँ बचा, और ये z इंटू E² डिवाइड में आ गया। तो nth ऑर्बिटल की रेडियस इतनी होती है ना। इससे आप किसी भी ऑर्बिटल की रेडियस निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको फर्स्ट ऑर्बिटल की चाहिए तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। तो n 1 रख दो तो क्या मिलेगा, E0 h² पाई m z की जगह है ना E² z। और मान लीजिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो अच्छा देखना, इसी में कोई हमसे बोले हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस बताइए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है और n भी क्या हो जाएगा 1। तो n और z की जगह 1 रख दे तो ये हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिटल निकल आएगी। एक ही ऑर्बिटल होती है उसमें, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यही डेरिवेशन किस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो तो n बस वेरिएबल है, n मतलब हाँ, और z जो है एक पर्टिकुलर एटम के लिए तो फिक्स होगा। तो अगर आप देखो तो ये बाकी वैल्यू ε0 h² पाई m z E² ये सब के सब क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो r प्रोपोर्शनल n² मिलेगा। मतलब जो रेडियस होती है nth ऑर्बिटल की रेडियस वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। नाउ वी सी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। of nth orbital, nth ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है ना, यूजिंग बोर्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल से ही निकालना है ये, ठीक। तो फिर से कंडीशन वैसे ही है, हमने मान लिया कि कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो डेफिनेटली इसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा भाई, Ze पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस पर। हमने मान लिया nth ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है राउंड द न्यूक्लियस। रेडियस इसकी कितनी है, r है। लेट an electron in nth orbital rotating with velocity v, radius of orbital be r and mass of electron be small m, then according to
बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल का सेकेंड पॉइंट में उसने क्या बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, h/2 का कोई इंटीग्रल फैक्टर होता है। क्लियर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एंड बोर मॉडल से ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r, ये कहाँ से मिलता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन दैट इज 1/4πε0 z इंटू ई अपॉन r²। ये अभी हमने देखा है ना, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो mv² की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/4πε0 इंटू ZE²/r। यहाँ से अगर हम रेडियस r की वैल्यू निकालते हैं, r को यहाँ ले आते हैं, mv² वहाँ चला जाएगा, तो r की वैल्यू मिलेगी आपको 1/4πε0 z इंटू E² बाय m इंटू v²। ये आएगी r की वैल्यू रेडियस की, है ना। ये r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो नाउ बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, यस एम वी की वैल्यू ये रखनी है, एम भी सेम, एक्सक्यूज मी, आर की वैल्यू 1/4πε0 इंटू जेड इंटू E² अपॉन mv²। आर की वैल्यू ये रख दी अपन ने, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, n इंटू एच बाय 2π। क्लियर, यहाँ आप देखो तो एक v से एक v और m टू m कैंसिल हो रहा है, पाई टू पाई कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा एंड 2 जा 4 बचेगा यहाँ। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो v वहाँ जाएगा NH अपॉन में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा v की, v इज इक्वल टू कितना, v उधर NH इधर, तो मिल यहाँ बचा है z इंटू E² अपॉन 2ε0 NH। चेक करें कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, हाँ क्लियर। अब देखना इसमें v इज इक्वल टू E² अपॉन 2πn, ये z अपॉन h को मैंने अलग से लिखा है, z और h को थोड़ा सा दूर लिख दिया है। इसमें मैं c का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और c का डिवाइड। c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो c इंटू जेड अपॉन एच आएगा, ये ऐसा मिलेगा। या एक काम करो, n को भी इसी के साथ लिख लो, h यहाँ कर देते हैं, h यहाँ कर दो, n यहाँ। क्या है ये, c E² अपॉन 2ε0 CH। here E² अपॉन 2ε0 CH इज इक्वल टू अल्फा, ये एक कांस्टेंट है, हाँ, विच इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट।
कौन सा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, अल्फा से शो करता है ना। इसको आप और करके अल्फा की वैल्यू ये भी लिख सकते थे। देखना इसमें मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई का यानी 2 पाई का मल्टी डिवाइड कर दिया और 2 पाई का मल्टीप्लाई, तो ई स्क्वायर अपॉन सी इंटू एच, ऐसे भी लिख देते हैं इसको। दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, कुछ भी नहीं किया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स होती है ना। तो हमने क्या किया इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड और 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन सी एच ये हो जाएगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जैसा हम लिखते हैं उस हिसाब से लिख दिया। तो ये दोनों वैल्यू एक ही है। इसकी वैल्यू, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1/137 होती है अल्फा की। क्या कहलाता है ये, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहलाता है, अल्फा से शो करते हैं इसको। इसकी वैल्यू 1/137 होती है। क्लियर। तो ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में वापस करें तो बाय इक्वेशन 3 क्या मिलेगा अपन को, हाँ इसकी जगह अल्फा, तो अल्फा इंटू सी जेड अपॉन एन। अब अल्फा सी एंड जेड ये भी कांस्टेंट है किसी एटम के लिए, इसी को आप क्या लिख सकते थे, 1/137 इंटू सी जेड अपॉन एन, ये भी लिख सकते अल्फा की वैल्यू। ठीक, तो ये भी एक, तीनों वैल्यूज भी एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको हटाएं तो v प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, 1/n, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ेंगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी। दूर वाले इलेक्ट्रॉन में, मतलब नज़दीक वाली पहली ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ती जाएंगी स्पीड भी कैसी होती जाएगी, उसकी घटती जाएगी। सबसे ज़्यादा स्पीड, तो कोई बोले आपसे कि सबसे तेज स्पीड या वेलोसिटी किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की होगी, तो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड की उससे कम, थर्ड से की उससे कम, और सबसे लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे उनकी स्पीड उससे कम होगी, है ना। तो ये बोलता है ये। तो वेलोसिटी कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। क्लियर। तो ये है डेरिवेशन इसका।